2024 इलेक्शंस आ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड इलेक्शंस इन द लॉन्गेस्ट टाइम। नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल करियर में एक भी इलेक्शन हारे नहीं है सिंस द टाइम ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। 3 term CM of Gujarat, twice PM of India, now in the fray for 3rd term. He will sail through very conveniently. भगवंत मान ने कहा है कि दादी नानी सुनाएगी एक कांग्रेस थी। Hello and welcome to Coffee Chronicles from the Pamphlet. I'm Nirva Mehta. I am sure. 2024 इलेक्शंस आ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड इलेक्शंस इन द लॉन्गेस्ट टाइम। नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल करियर में एक भी इलेक्शन जो वो कंटेस्ट किए वो हारे नहीं है सिंस द टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। 3 term CM of Gujarat, twice PM of India, and now in the fray for 3rd term. Which is very likely, as the mood says, कि he will sail through very conveniently. सामने इंडिया अलायंस है, the 26 party alliance as of now. अब कल कुछ भी हो सकता है, हाँ कल कुछ भी हो सकता है क्योंकि they are शुरू से ही क्रैक्स हैं। भगवंत मान ने कहा है कि दादी नानी सुनाएगी एक कांग्रेस थी। हाँ, कोई कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए वहाँ पे। बट अगेन ऑल लाइकलीहुड एज ऑफ नाउ द वे थिंग्स स्टैंड, इंडिया अलायंस वेरी लाइकली ऑपोजिशन में होगा। ठीक है, अब ऑपोजिशन पार्टीज का अगर हम जब बात करते हैं तो मेजर क्रिटिसिज्म उनकी ये है कि ऑपोजिशन बहुत वीक है, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू। डेमोक्रेसी, अगर हेल्दी डेमोक्रेसी की हम बात करें तो जितनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी चाहिए कि दे कैन कीप द लीडिंग कोलिशन, द गवर्नमेंट ऑन अकाउंटेबल, और उनसे काम करवाए क्योंकि वो भी तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। स्क्रूटनी तो काम करवाना, टू कीपिंग देम अकाउंटेबल, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। हैविंग सेड दैट, यहाँ तो अपोजिशन का काम ही कलेश करना है कि पसंद नहीं आया, मूड नहीं है, वेल में जाके हम चिल्लाने लग जाएंगे, गांधी जी के स्टैचू के सामने जाके बैठ जाएंगे। कॉन्स्टेंट प्रोटेस्ट, वॉकआउट्स, दे डोंट वांट बिल्स टू पास, दे डोंट वांट रिफॉर्म्स टू टेक प्लेस, वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी दे शुड बी क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, आस्किंग देम क्वेश्चंस रिफॉर्म्स के ऊपर। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे ही नसीब खराब है कि हमें ऐसी ऑपोजिशन मिलती है। तो व्हाट डू यू थिंक? इज इट ऑलवेज बीन दिस वे इंडिया में? क्या ऑपोजिशन का रोल हमेशा से ही ऐसा रहा है, वीक सो टू से? नहीं, हमेशा से ऐसा रहा है, ये एक बहस का विषय है। हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। अलग अलग फेज में अगर हम देखें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है, 1952 से इलेक्शन शुरू हुए। अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि पहले के दिनों में, शुरुआती दिनों में जब हमें संविधान मिला और उसके बाद पहला चुनाव हुआ, तो तब जो क्वालिटी थी इसकी, हमारे पार्लियामेंटेरियन की, वो अच्छी थी। ठीक है, अब वो ऐसी नहीं रही। हालांकि देखा जाए तो ये एक रेगुलर टाइप का मुझे लगता है टेम्पलेट है, जिसमें हम कहते हैं, या हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे ज़माने में ज़माना जो था वो अच्छा था, अब उतना अच्छा नहीं है। बट लेकिन काफ़ी हद तक ये सच भी है। अगर क्वालिटी ऑफ डिबेट देखें तो ये सच है, वो चाहे अपर हाउस में हो या लोकसभा में हो। और उसका कारण भी है, क्यों मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन की क्वालिटी अच्छी थी, तो वो जो डिबेट करेंगे, वो जो बोलेंगे, वो जो भाषा बोलेंगे, वो जो तथ्य रखेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी लगेगी ही। आई थिंक ऑल्सो बिकॉज न्यूली फॉर्म्ड कंट्री था वो। व्हाइल एज अ सिविलाइजेशनल नेशन वी एग्जिस्टेड, बट एज अ कंट्री इट वाज अ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री, पॉलिटिकल कंट्री। तो मे बी उनका भी ये था कि नहीं,
वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो नेशन बिल्डिंग का एक फीलिंग था। हाँ, एक ये भी है ना कि हमें दिखाना है यार दुनिया को कि हमारे पार्लियामेंट में अच्छे लोग बैठते हैं, वो इशू बेस्ड अपोजिशन करते हैं, वो तथ्य जब भाषण देते हैं तो तथ्य बोलते हैं। और जितने स्टॉलवार्ट अगर देखो उसी पार्लियामेंट में नेहरू जी थे, उसी पार्लियामेंट में अटल जी थे, तमाम बड़े नेता थे। अगर उस समय के कृष्णा मेनन थे जो नेहरू के बड़े विश्वस्त माने जाते थे। नेताओं की जो क्वालिटी इसलिए अच्छी थी क्योंकि तुम सोचो ना कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी देश के बिहाफ पे, उनके अंदर नेतृत्व की कुछ तो क्षमता, लीडरशिप की क्वालिटी उस तरह की होगी कि वो लीडर बने। एक तो ये बात है। सो ऑब्वियसली जब वो बोलेंगे, जब वो सुनेंगे, जब वो मुद्दे की बात करेंगे, जब वो इशू उठाएंगे, तो उन्हें पता रहेगा कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। उन्हें अच्छा एक और भी कारण जो मुझे समझ में आता है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड फोर्सेस, इन द सेंस कि उनका कोई कंसल्टेंट नहीं होता था, उस तरह उतनी बड़ी टीम नहीं होती थी जैसी आजकल नेताओं की होती है कम्युनिकेशन के लिए। हालांकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं उन दिनों इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, फिर भी लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गिरी है। दूसरा ये है कि अगर गिरी है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये भी तो है। कांग्रेस ने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, ये वो क्लेम करती है कांग्रेस एज ए पार्टी, एज ए पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को द वेज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के तरीके कैसे चलना है, ये सिखाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की थी, है ना। क्योंकि तब क्या था, तब पार्लियामेंट के डिबेट को या पार्लियामेंटेरियन के बिहेवियर को जनता कैसे देखती होगी। तब तो हमारे उस समय जो लोग थे, वोटर जो थे, इस बात से खुश थे कि हम स्वतंत्र हो गए और हमारी अपनी सरकार बन गई, हम अब ब्रिटिश रूल के अंडर में नहीं जी रहे हैं। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि वो उस समय का पार्लियामेंटेरियन जो भी बोलेगा वो सब कुछ एक्सेप्टेड, स्वीकार्य है कि इन्होंने कहा है तो अच्छा ही होगा, ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। आज की दुनिया से कंपेयर करो तो ऐसा नहीं है। आज तो हर आम भारतीय ये समझता है, अरे या एक जनरल कमेंट है, अरे उस नेता को कुछ नहीं पता है ना। तो वो एक बात है। दूसरा एक ये है, जैसे अपोजिशन वीक है आज या तब थी कि नहीं, इसको कैसे जज किया जा सकता है, इसको लेकर के क्या पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो जो समझ में आता है मोटा मोटी वो ये है कि पार्लियामेंट में उस समय तो कांग्रेस अकेली पार्टी थी, उन्हें किसी कोलिशन की ज़रूरत नहीं थी। मान लो 500 के आसपास, 489 जो पहली पार्लियामेंट थी उसमें इलेक्टेड मेंबर्स 489 थे शायद। और उनका जो स्ट्रेंथ था कांग्रेस का, वही 350, 364 के आसपास स्ट्रेंथ था। ठीक है, तो अगर वैसे कंपेयर किया जाए तो अपोजिशन तो तब भी कमजोर ही थी। अगर इफ यू गो बाय नंबर, अपोजिशन तो उस समय भी कमजोर थी, लेकिन वही जिस क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट या डिबेट या जो विद्वत्ता थी उन दिनों सांसदों की, क्योंकि उन दिनों क्या होता था ना, उन दिनों क्षेत्रवाद वगैरह तब तक भारतीय राजनीति में उस तरह से नहीं घुसा था जैसा अब हो गया है, या देखा जाए तो पोस्ट 1990 हो गया है। हालांकि तब भी कुछ नेता ऐसे हुए जो कहीं से चल करके कहीं और जाके चुनाव लड़ करके जीत जाते थे। जैसे एक एग्जाम्पल है जॉर्ज फर्नांडिस का, ठीक है, 70s में भी और अभी भी जब एनडीए बनी तो वो बिहार से सांसद थे, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से है नहीं। तो उन दिनों जो नेताजी लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियन थे, उनमें तमाम ऐसे
नेशनल लेवल पे उनकी पहचान थी कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ करके जीत सकते थे। कम से कम एक मेजॉरिटी जो थी उसमें से पार्लियामेंट का जो स्ट्रेंथ था, लोकसभा का, जिन्हें लोगों के बीच जाके इलेक्ट करवाना था खुद को, तो उनकी प्रेजेंस उस तरह की थी कि भाई पूरे देश में, क्योंकि ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, तो देश भर में उनकी एक पहचान थी। नेहरू जी देश में कहीं से भी खड़े होते तो शायद जीत ही जाते। ठीक है, तो ये है। लेकिन नंबर अगर चेक करने जाएंगे कि अपोजिशन आज वीक है, अगर केवल नंबर ऑफ अपोजिशन एमपीज पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज अपोजिशन स्ट्रांग है। तब से कांग्रेस की एक तरह से मोनोपोली थी 52, 57, 62, 67 करेक्ट कि कांग्रेस की मोनोपोली थी, और नॉन कांग्रेस मेंबर्स जो होते थे उनकी संख्या कम थी। दे गॉट देमसेल्फ काउंटेड अपने शेयर, उनका जो कह सकते हो उनका जो टैलेंट था विषयों को समझने का, देश की समस्याओं को समझने का, क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट, और वो क्या बोल रहे हैं, कितना तथ्य दे रहे हैं। लेकिन नंबर के हिसाब से जाएंगे तो मुझे लगता है कि समान ही था। अब मुझे लगता है नंबर ज़्यादा है। तो ये अपने अपने तरह से लोग जज करेंगे कि भाई अपोजिशन तब कमज़ोर था कि अब कमज़ोर है। उसमें और तमाम आर्गुमेंट आएंगे जिसमें एक समय तक अपोजिशन को डिवाइडेड रखना, ऐसे भी फेज आए हैं ना पूरे हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, ऐसे फेज आए हैं, ऐसे दशक आए हैं जिनमें अपोजिशन डिवाइडेड रहा है। इवन और जैसे कहते हैं ना कि एक और आर्गुमेंट है कि नेहरू जी सबको साथ लेके चलते थे। अब मुझे लगता है कि नेहरू जी की ये शायद मजबूरी थी, क्योंकि उस समय जो अपोजिशन में भी जो लोग जब आते थे वो कांग्रेस से ही निकल करके अपोजिशन बनाते थे, है ना। तो वो एक है, वो एक टेस्ट है कि भाई आप किससे डील कर रहे हैं। राइट, बट कांग्रेस एज ऑपोजिशन पार्टी हम अगर देखें तो जनरली ये सबसे ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स भी इंडिया के जो है द सो कॉल्ड तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, उनका यही कहना है कि कांग्रेस so whenever they talk about weak opposition they talk about central government only कि सेंटर में जो है, सेंटर में वीक ऑपोजिशन है और सेंटर में वन ऑफ द मेजर पार्टी इज कांग्रेस, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वहाँ पे अगर देखें तो देयर आर रीजनल पार्टीज आर आल्सो, केरला है जहाँ रीजनल पार्टीज आर द रूलिंग एंड ऑल्सो इन द ऑपोजिशन वेयर कांग्रेस इज सेकेंड और थर्ड पार्टी इन अ वे। तो ये जो है द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वीक ऑपोजिशन ये सेंटर पे ही क्यों लागू होता है जब एनडीए बीजेपी इज इन पावर एंड ये लोग ऑपोजिशन में होते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना तो मेरा ऐसा मानना है, डेटा के हिसाब से पहली बार 77 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई लेड बाय मोरारजी देसाई, ठीक है, जब जनता पार्टी बनी थी और बहुत सारी नॉन कांग्रेस दल एक साथ आकर के उन्होंने सरकार बनाई। अब देखो ये जो वीक अपोजिशन वाली जो बात है, उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, बहुत सारी बातें उनके अगेंस्ट गई तो ऑफकोर्स जनता पार्टी आई, लेकिन कांग्रेस ने कुछ न कुछ करके उसको भी रहने नहीं दिया, उस पार्टी उस सरकार को चलने नहीं दिया। हालांकि उस गवर्नमेंट के अपने कंट्राडिक्शंस थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टी मिलकर पहली बार आए थे। वो एक तरह का अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट ही था कि भाई हम मिल के लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अगेंस्ट में, ठीक है। लेकिन मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट को तोड़ करके इसी कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कभी एज ए प्राइम मिनिस्टर कभी पार्लियामेंट में भी उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भाई 6 महीना से पहले ही सरकार गिर गई, है ना। तो वीक अपोजिशन हो उसके लिए भी बहुत हद तक कांग्रेस का दोष है।
1970s में, इवन तुम देखो 67 इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, ठीक है, वो कांग्रेस से बहुत सारे एमपीज निकल करके जाके अपोजिशन में बैठ गए, ठीक है। अब तुम सोचो कि कोई 61 एमपी अपोजिशन में चले गए कांग्रेस से निकल करके, फिर भी वो सरकार चल गई, कैसे चली होगी? डीएमके ने सपोर्ट किया, सीपीआई ने सपोर्ट किया, तो ये जो सपोर्ट है कैसे आया होगा? अपोजिशन के वीक होने से ही तो आया होगा ना। सो ये हमेशा रहेगा, आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से दिए जाएंगे कि भाई आप अपोजिशन को वीक कैसे समझते हैं। रूलिंग पार्टी अगर अपोजिशन को तोड़ रही है या अपोजिशन को एक साथ नहीं आने दे रही है तो उसके लिए भी तो वही जिम्मेदार है ना। अब बेसिक थ्योरेटिकल जो बात है अपोजिशन के रहने की, स्ट्रांग अपोजिशन की जो जरूरत है, उसके बेस में क्या है, आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट ये है कि डेमोक्रेसी के अलग अलग चेक्स ऑफ बैलेंसेज हैं, चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। अपोजिशन की रिक्वायरमेंट, अपोजिशन के अच्छे अपोजिशन के रहने की ज़रूरत ये है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, पार्लियामेंट के फ्लोर पे सवाल पूछे, कोई एक पर्टिकुलर इशू है तो दोनों डिफर करें उस पे, तो अपोजिशन बताए कि हम इसी समस्या को कैसे डील करते। कहते हैं ना कि अपोजिशन का काम है अल्टरनेट देना, अल्टरनेट गवर्नेंस का एक मॉडल देना। सवाल ये है कि पूरी हिस्ट्री में अगर किसी अपोजिशन ने एक अल्टरनेट गवर्नेंस का मॉडल दिया है तो मुझे लगता है 1989 के बाद, जब राजीव गांधी जब हारे चुनाव, तो पहली बार जो सरकार आई विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तो सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड लेफ्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट, अजब एक्सपेरिमेंट है ना कि एक गवर्नमेंट है, वीपी सिंह खुद को सेंट्रिस्ट क्लेम करते थे और हालांकि बाद में उनका बिहेवियर जैसा हुआ, लोग उनको सेंट्रिस्ट मानने से इनकार कर दिया लोगों ने। लेकिन पहली बार वो सरकार जब बनी तो पहली बार अगर किसी सरकार को लेफ्ट वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि एक लेवल पे कॉन्सेंसस था कि ये सरकार चले, तो मिनिमम एक अपोजिशन पहली बार दिखाई दिया, ठीक है। क्योंकि होता क्या था ना कि सरकार अगर दूसरे दल की है तो तब भी कांग्रेस यही बोलती थी कि अपोजिशन की सरकार है, क्योंकि पूरा देश कांग्रेस के रूल का इतना आदी हो चुका था कि अच्छा, उसके पहले जिस राजीव गांधी के सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ उसमें तो अपोजिशन एकदम ही वाइप आउट हो गई। सिंपैथी वेव पे जो 100 मुश्किल से 100 सीट मिली, 400 कितनी सीट तो इन्हें ही मिली थी, कांग्रेस को ही मिली थी, है ना। और शायद उस समय पंजाब और असम में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ 513 सीटों का, 512 10 12 13 सीटों का था, तो पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ वो था, तो उसमें अपोजिशन के पास 100 सीटें थी। हम मतलब अपोजिशन तो उस समय भी कमजोर थी ना, इफ यू गो शेयर नंबर बाय शेयर नंबर, तो 100 सीट, 513 के पार्लियामेंट में 100 सीट केवल अपोजिशन की, तो अपोजिशन तो उस समय भी कमजोर था ना, कमजोर अपोजिशन उस समय भी था। लेकिन क्या उस समय जो बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, शायद भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, तो उस समय क्या इसी तरह से कहा गया कि भाई हमको आपने कमजोर कर दिया? नहीं, अपोजिशन का काम है, अपोजिशन ने कुछ तो दिया होगा कि 1989 में राजीव गांधी वापस नहीं आ सके। तो जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता था वो ये है कि पहली बार अगर अपोजिशन विपक्ष की पहचान हुई भारतीय राजनीति में तो 1989 के बाद, जहाँ पे बीजेपी एक वायबल अपोजिशन जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें, हालांकि उसके बाद भी पार्टी को टाइम लग गया मेजॉरिटी मिलने में,
लेकिन तब शायद इसलिए भी कि नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का कैरेक्टर ऐसा था कि बिना कोलिशन के सरकार नहीं बनती। राइट, द लेट 90s वाज द मोस्ट हॉरिफिक जैसे टाइम्स। हाँ, जैसे हम ये अब उसी में मंडल आयोग भी इम्प्लीमेंट हो गया, उसी में लोग कहते थे, उसी में राम मंदिर वाला मुद्दा उठा, तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकारों ने मंडल वर्सेस कमंडल वाली राजनीति की बात की। अब तुम सोचो कि हम लोगों के जो सबसे सीनियर लीडर्स, हम लोगों से मतलब भारत के सबसे सीनियर लीडर्स उस समय जो लोग थे, उसमें एक LK आडवाणी थे। मुझे याद है 1991 में आडवाणी जी का कमेंट कि कोलिशन पॉलिटिक्स इज हियर टू स्टे। अब भारत में बिना कोलिशन के सरकार बनेगी ही नहीं। हालांकि ये 2014 तक चला। 2014 में कितने सालों बाद, लगभग 3 दशक बाद पहली बार एक पार्टी को पूरी सत्ता मिली, 272 से ज़्यादा सीटें मिली, है ना। तो अपोजिशन का ये, अगर हम नंबर के हिसाब से जाएं ना, तो मुझे लगता है कि इसके पहले अपोजिशन बहुत, कई लोकसभा में बहुत कमज़ोर थी। और अब ये आया कि भाई अपोजिशन, अगर बीजेपी जब से आई है उसके ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं, फिर हम लौट के जाते हैं उसी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पे कि अपोजिशन अगर आज कमज़ोर है, कमज़ोर हो रही है, तो उसके पीछे क्या नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप की कमी है? ये एक क्वेश्चन है जिस पे लोगों को विचार करना चाहिए। केवल ये नहीं कहना चाहिए कि अरे अपोजिशन को ये गवर्नमेंट जो है वो वीक कर रही है। So when we talk about opposition, generally हम अभी तो बात कर रहे हैं कांग्रेस एंड मोस्टली कांग्रेस एज ऑपोजिशन एंड ऑल दैट, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अगर हम देखें 2004 से 2014 तक का जो पोर्शन था, बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट जस्ट द वेरी रीसेंट मेमोरी, क्योंकि उसके पहले का ठीक है, बहुत ही डिफरेंट वो था। अलग हुआ है। तो इन 10 सालों में द बीजेपी वाज द प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी। हाउ डू यू सी that opposition versus the last 10 years of opposition? कि आपको will it be correct and appropriate to say that BJP ने ही showed the way on how to be a credible opposition party? अब देखो उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक ये है जिस थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट में किस स्तर की बहस होती है, बहस का बेस क्या है, बहस का आधार क्या है? बहस का आधार है मुद्दे, इश्यूज। डेमोक्रेसी में एक पर्टिकुलर समय में कोई लोकतंत्र किन मुद्दों से जूझ रहा है वो दिखाई देता है पार्लियामेंट में। जैसे 1989 में भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, है ना। 1990 में जब VP सिंह की सरकार थी तो रिजर्वेशन एक मुद्दा था। अब रिजर्वेशन, वो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, और उसने पूरा पैंडोरा बॉक्स जिसे कहते हैं खोल दिया। जिन चीज़ों को कांग्रेस ने डाल दिया था अंडर द कारपेट जिसे कह सकते हो, उनके लागू होते ही वो सारा खुल गया। उसी समय राम मंदिर की बात चल रही थी, आडवाणी जी को अरेस्ट किया गया था जब रथ यात्रा, है ना। तो जो मैं कह रहा हूँ कि डिबेट की क्वालिटी, अगर कोई नेता विपक्ष का मेरे सामने खड़ा हो कि ये कह रहा है कि ये मुद्दा है, हम इस पे ये नज़रिया रखते हैं, दिस इज हाउ वी सी दिस इशू। मैं अगर उनके आर्गुमेंट से सहमत हूं तो मैं अपने मन में सोचूंगा हाँ यार ये ठीक कह रहा है, ये जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, और इनका जो मैसेज है हम किसी दूसरे से डिस्कस करते हैं या उसको बताते हैं। इसी तरीके से तो अपोजिशन है। इसी तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल से 1989 में भारतीय जनता पार्टी के पास 82 सीटें थी, 82 के आसपास, और फिर 1996 के चुनाव में 165 सीटें थी उनके पास, 113 सीटें या ऐसे ही कुछ थी।
तो 113 सीटें थी। तो वो अब तुम सोचो 113 सीटें थी और वो मतलब सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। तो वहां पे ये कैसे हुआ होगा? ये इसीलिए हुआ होगा कि जब वो अपोजिशन में थे 1991 से 1995 तक, उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे आर्गुमेंट दिए होंगे जहां पे लोगों को लगा होगा कि अच्छा ये जो कह रहे हैं ये सही है। तो उनका फल उनको मिला होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, जहां पे उनके सीटों की संख्या बढ़ गई और वो लार्जेस्ट पार्टी बन करके आए, है ना। तो ये चीज है कि, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहली बार 1990s में अपोजिशन का चरित्र, एक करेक्टर दिखाई दिया, जो मिनिमम एक करेक्टर होता है। अदरवाइज उसके पहले तो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम सरकारों, वीपी सिंह के जाने के बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने हमारे, किसके समर्थन से? कांग्रेस के समर्थन से। जैसे चरण सिंह को की सरकार नहीं चलने दिया था कांग्रेस ने, उसी तरह से इनकी सरकार नहीं चलने दिया, समर्थन वापस ले लिया। किस मुद्दे पे? बोफोर्स के मुद्दे पे। हाँ, उसके बाद देवेगौड़ा, हाँ, राइट। तो ये चीज है कि आप पहली बार क्रेडिबल अपोजिशन जो है भारत को, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिस अपोजिशन की आवश्यकता है वो मेरे ख्याल से बीजेपी ने दिया। 70s में बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर थे, जिसमें एक मीनू मसानी थे। अब मीनू मसानी मतलब इंटेलेक्चुअल बहुत बड़े थे और कई राज्यों में उन्होंने सरकार बना ली थी, है ना। लेकिन वही है कि क्या वो जो राइज था एक सोशलिस्ट, बिकॉज ऑफ जयप्रकाश नारायण, वो जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का जो राइज था उसको सस्टेन कर पाए? तो नहीं कर पाया। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन अपोजिशन वाली जो बात है वो यही है कि अच्छा, इसके अलावा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके अलावा जो जिस क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उठा के देखो पार्लियामेंट की आर्काइव को, उठा के देखो तो तुमको लगेगा कि, जैसे मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि पिछले 25-30 सालों में जिस भाषण को, जिन आर्गुमेंट्स को तुम आर्काइव से निकाल करके देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे, वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्यों आए हैं। वाजपेयी जी का वो फेमस भाषण बार बार क्यों कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र रहा, ठीक है, बनेगी बिगड़ेगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, वो क्यों बना? इसीलिए कि अपोजिशन की तरफ से उस क्वालिटी का आर्ग्यूमेंट पहले शायद ही कभी सुना गया होगा। 50s और 60s में नेहरू जी के समय मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे पार्लियामेंट में और वो बड़े अच्छे भाषण देते थे, तो वो अलग है। लेकिन रिसेंट पास्ट में अगर देखें, पिछले 3 दशक में, 30 सालों में, तो इस तरह के क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट की शुरुआत भाजपा के नेताओं ने की। जेटली जी जब राज्यसभा में भाजपा के लीडर थे, या अपोजिशन के लीडर थे रादर, सुषमा जी लोकसभा में थी। तुम देखो हिस्टोरिकल स्पीचेज हैं इन लोगों की, जो हैं तो ठीक है, आज पार्लियामेंट की आर्काइव की हैं, की शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उन स्पीचेज से अगर तुम निकाल दो 2 शब्द भी, तो इस लेवल के भाषण है, इस तरह से बोलते थे वो लोग कि आप, those arguments had so much substance. हाँ, तो सब्सटेंस वाली बात है। आज का जो विपक्ष है, उसके भाषणों से तुलना करो तो समझ में आता है। Speaking on 370 and Rahul Gandhi showing photograph of Narendra Modi and Gautam Adani, कितना बड़ा गैप है ना, कितना बड़ा गैप है in the quality of argument you are putting across. So ये कहना कि अपोजिशन को कमजोर कर दिया गया है, वो थोड़ा सा, अब मुझे लगता है कि अपोजिशन को देखना चाहिए खुद, कि वहीं पे इशू आता है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से करंट सिनेरियो को देखें तो शायद पहले से स्ट्रांग है अपोजिशन,
लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं अपोजिशन वीक है, क्योंकि अब तुम देखो पश्चिम बंगाल से तृणमूल के बहुत सारे सांसद हैं ही, कोई 26 या 24 सांसद हैं। डीएमके के सांसद, डीएमके ने तो पूरा तमिलनाडु इस समय डीएमके के ही अंडर में है। बीजेडी के सांसद वहाँ से हैं, उड़ीसा से हैं, वाईएसआर के सांसद हैं, तेलंगाना टीआरएस के सांसद हैं, है ना। तो अगर हैं तो फिर अपोजिशन वीक कैसे हुआ? या तो फिर कोई ये या इस आर्गुमेंट के का आधार ये है कि भैया कांग्रेस वीक है यार इसीलिए अपोजिशन वीक है ना, कि कांग्रेस के तो सांसद नहीं दिखाई दे रहे इसलिए शायद। लेकिन क्या अपोजिशन वीक अपोजिशन का मतलब कांग्रेस का वीक होना है? ऐसा तो है नहीं, हम मल्टी पार्टी सिस्टम वाली डेमोक्रेसी हैं, तो कांग्रेस कोई अकेली पार्टी तो है नहीं। और अगर और पार्टियों के नेता हैं, तुम बीजेडी के जो नेता हैं उनका जो आर्गुमेंट है पार्लियामेंट में, मुझे लगता है कि अपोजिशन में और किसी पार्टी के पास ऐसे नेता नहीं है उस लेवल का जो आर्गुमेंट देते हैं, खासकर लोकसभा के, इवन राज्यसभा के भी एक से एक बढ़िया स्पीकर है। वो जब बोलते हैं, हाँ चूंकि वो अंध विरोध नहीं कर रहे हैं मोदी का, इसलिए शायद उनको अपोजिशन में नहीं गिना जाता। और यही बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस मतलब अपोजिशन को कमजोर कर दिया गया है, अपोजिशन को कमजोर कर दिया गया। कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपोजिशन को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत क्या ये है कि क्या राहुल गांधी उनके नेता हो सकते हैं, और कांग्रेस को ये सोचने की जरूरत है कि अगर कांग्रेस को सीटें नहीं मिल रही हैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो उसके लिए वो पार्टी जिम्मेदार है कि वोटर जिम्मेदार है? ये जरूर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से कांग्रेस को। कांग्रेस का तो ये एक प्रॉब्लम रहा है कि दे हैव पुट अप अ लॉट ऑफ फेथ इन राहुल गांधी एज अ लीडर। उनको लगता है कि राहुल इज द लॉर्ड द सेवियर ऑफ द पार्टी। तो प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके जो कई लोकल स्टेट लेवल लीडर्स रहे हैं, they have been far worthy leaders as well as the opposition। लेकिन एक बात, मतलब मैं अपना विचार बताऊं इस पे। मेरा अपना विचार ये है कि ये कांग्रेस में रिसेंट फिनोमेना नहीं है, ये पहले भी था, ये 50s में भी था। कांग्रेस के स्टेट में जो लीडर्स थे, पश्चिम बंगाल में विधान चंद्र राय थे, तमिलनाडु में कामराज थे, है ना। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में ही थे। करेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है, ये तो राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करना जो है, मुझे लगता है ये कल्चर से आया है। राइट। इंदिरा गांधी को भी प्रोटेक्ट एक लेवल पे जाके प्रोटेक्ट करना पड़ा ना कांग्रेस को, जहाँ पे वो कामराज प्लान है सब सारे कि भाई हम ठीक है, हम जा रहे हैं, हम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो ये थोड़ा सा सो कॉल्ड फर्स्ट फैमिली की प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है। यस, बिकॉज अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी इज सच अ स्ट्रॉन्ग लीडर। हाँ है, बिल्कुल है। सो ही डिजर्व्स, नॉट जस्ट ही बट अस एज सिटीजंस, एज वोटर्स, वी डिजर्व अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑल्सो। आई थिंक द ओनली उसका बिकॉज अभी ऐसा लगता है कि द ओनली वर्दी लीडर अगर हम कहें ऑपोजिशन में, वो गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तब शंकर सिंह वाघेला जो थे एज अ स्टेट बीजेपी में तो थे, वो बीजेपी में थे, वो जनसंघ वेरी संघ के वो रहे हैं, बट ही हैज ओनली बीन द वेरी वर्दी लीडर। आई से दिस बिकॉज एक ना वो होता है कि आप ऑपोजिशन पार्टी से आप लीडर, वी आर डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट पार्टीज, बट एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के, होना भी चाहिए। तो ये उन दोनों में दिखता है। अगर आप उनकी 21 मार्च 2014 की आप उनकी फेयरवेल स्पीच देखेंगे लोकसभा विधानसभा में गुजरात की, तो देयर इज अ लॉट ऑफ लव, सो टू से, फॉर समवन यू हैव seen grow as a person। एग्जैक्टली।
क्योंकि ज्योति दोनों वाघेला जी, हाँ, उन्होंने दोनों बहुत साथ में काम किए थे जब एक ही पार्टी में थे। और वाघेला ही सेड कि हाँ 84 में 2 पार्टी से आज 282 है, नॉट जस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यू आर अ क्लियर मेजॉरिटी। एंड तब उन्होंने भी बोला था कि मैनिफेस्टो में आपने प्रॉमिस किया है राम मंदिर, वो जरूर वो करना, जो कि आज आज हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एक ऑपोजिशन लीडर का जो रिस्पेक्ट है, एक वो है, वो नहीं दिखता है somehow। इसी रिस्पेक्ट की बात लोग नेहरू जी और वाजपेयी जी के बीच करते हैं ना। ये बड़ी फेमस कहानी है कि वाजपेयी जी ने बहुत लंबा भाषण दिया नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हुए, और शाम को दोनों मिल गए गैलरी में, तो नेहरू जी ने कहा कि यार आज तो बड़े एकदम जो भी कहा हो मूड में थे, आज तो बड़ा तगड़ा भाषण दिया तुमने। तो ये जो रिस्पेक्ट है ये वहीं से आता है कि भाई आप हमारे विपक्ष में जो नेता है उसको वर्दी ऑफ लीडिंग द अपोजिशन समझें। सवाल ये है जिस तरह की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी कैसे समझेंगे उनको? आप बात तो नेहरू, जब आपका टाइम आएगा आपको आर्गुमेंट देना रहेगा तो आप नेहरू और वाजपेयी जी की बात करेंगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, खुद किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद किस क्वालिटी का आर्गुमेंट दे रहे हैं, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्लेम करेंगे कि अरे अपोजिशन को तो मिटा देना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और अपोजिशन को भी, विपक्ष को ये समझना होगा कि विरोध करना और विपक्ष में रह करके विरोध करना दो अलग अलग। हम जब अपोजिशन लीडर की तरह से कोई भी बिहेव करेगा ना, तो वो जो भी बोलेगा तौल के बोलेगा, उसी तरह की भाषा होगी। उस तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं है डेमोक्रेसी में। जहां हम केवल विरोध कर रहे हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शायद हम उसको समझते ही नहीं हैं। अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट पॉलिसी ये वही देगा जिसकी बड़ी आस्था होगी डेमोक्रेसी में। ये वो नहीं दे सकता है जो ये सोच के आया है कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूं तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पैदा हुआ हूं। आप कांग्रेस अच्छा अपोजिशन क्यों नहीं है? वो जो मेरा मानना है उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि या तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको राहुल गांधी को ही रखना है। अगर आपका, भले ही अधीर रंजन चौधरी लीड कर रहे हैं लोकसभा में, अपोजिशन के लीडर हैं वो, लेकिन तुम सोचो कि अधीर रंजन चौधरी ने पिछले 4 साल में, 5 साल में किस लेवल का आर्गुमेंट दिया है पार्लियामेंट में। फिर आप कहते हैं कि अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि अगर कांग्रेस एज एन अपोजिशन उनको लोग काउंट नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते? जिस स्थिति में पार्टी ने खुद को पहुंचा लिया है उसके लिए वोटर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पार्टी जिम्मेदार है। तो इंट्रोस्पेक्ट तो वोटर को नहीं करना है, तो पार्टी को करना है। पार्टी करेगी कि नहीं वो देखने वाली बात होगी, वो शायद पता चले 2024 के इलेक्शन में। लेकिन निकलना चाहिए वो जो है ना कि अरे हमको तो सताया जा रहा है, नहीं, उससे आप निकलिए। आप खुद का काम कीजिए, खुद का काम खुद कीजिए। पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरों को आउटसोर्स करके आप अपोजिशन मतलब बन जाएंगे अच्छा अपोजिशन, वो बड़ा मुश्किल काम है, वो नहीं होगा। राइट। आई थिंक यही है, 24 के इलेक्शंस खत्म होते हैं। आई थिंक इट विल, टाइम जस्ट फ्लाइज बाय, बिफोर वी नो इट अभी तो इलेक्शंस आ भी जाएंगे, इलेक्शंस खत्म भी हो जाएंगे और विल प्रोबब्ली गेट द इंडिया अलायंस बैक एज अपोजिशन। मतलब जो मैंने कहा ना कि कांग्रेस को ये देखना होगा कि अपोजिशन कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस अपोजिशन नहीं है केवल, हाँ, करेक्ट। उसमें और सारे दल हैं और सारे नेता हैं।
अलग अलग राज्यों के तमाम एमपीज हैं जो विपक्ष में हैं और पूरी बड़ी संख्या में चुन करके आए हैं। लेफ्ट के एमपीज आए हैं केरल से ना चुन करके। सो अपोजिशन कमजोर है इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस कमजोर है इसीलिए कहो, नहीं, आप बोलिए कि नहीं हमारे भी एमपी हैं। कांग्रेस उसको अपना बना लेना चाहती है कि भैया हम राइट, क्योंकि वो एक अलायंस को लीड करना चाहती है, तो बार बार ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अपोजिशन कमजोर है, अपोजिशन कमजोर है। आप बोलिए कांग्रेस कमजोर है, अपोजिशन में तो और भी पार्टी है। सो ठीक है, आई थिंक हमें सो द नेक्स्ट 5-year टर्म इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल बिकॉज हर 5 ईयर क्रूशियल ही होता है वैसे। हर साल तो 5 year क्रूशियल होता है, बट दिस टाइम लिटिल मोर सो बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक दैट हिट अस। तो जो वो 2 साल which the government in power couldn't do it, we really hope that ये टर्म में ये चीजें हो पाए, वर्दी अपोजिशन बनने के लिए, and we get a worthy opposition and which keeps the government on toes। वर्दी अपोजिशन बनने के लिए कांग्रेस को समस्याओं का समाधान का एक मॉडल देना होगा। समस्याएं क्रिएट करने से बचना होगा। कांग्रेस बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करती है। कांग्रेस खुद एक समस्या है। ऑन दैट नोट लेट्स आई थिंक लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। 6 महीने बाद हम देखेंगे कि हमारी ऑपोजिशन कैसी है। बीच में फिर मिलेंगे तो बीच में फिर तो मिलेंगे, लेकिन 6 महीने बाद विल कम बैक ऑन दिस टॉपिक ऑन हाउ द ऑपोजिशन इज, कि क्या है क्या नहीं है, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।